आज हमारे अध्ययन का विषय सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में सर्वाधिक विवादास्पद विषय कला के लिए के सिद्धांत का अध्ययन करना है। एक सिद्धांत के रूप में कला के लिए की धारणा एक ऐतिहासिक आवश्यकता की देन थी। वह उस बुद्धमूल धारणा के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया थी जो कला से नैतिकता की रक्षा और समीक्षक से उपदेशात्मक और सामाजिक मर्यादाओं के उपदेशों की मांग करती थी। पुनर्जागरण काल तक यह धारणा लोक प्रचलित रही, जिसके परिणाम स्वरूप सौंदर्य शास्त्र का विकास ही रुक गया। कला के लिए औद्योगिक समाजों की अतिशय व्यावसायिकता के विरुद्ध भी एक प्रतिक्रिया थी, जिसने अन्य चीज़ों के अलावा कला को भी उपयोगितावाद की तराजू पर तौलना शुरू कर दिया था। दास और मालिकों वाला प्राचीन यूनानी समाज में कला के औचित्य को इस अर्थ में स्वीकार किया गया कि उस सामाजिक विधान की वह अनुपालना करे जिसे कलाविद एवं समालोचक अपना परम नैतिक दायित्व समझते थे, यानी कुछ मूल्यों की सुरक्षा, कुछ आदर्शों और उपदेशों का उपगान। अब प्लेटो ने त्रासदी को उसी हद तक पसंद किया जिस हद तक वह दासों और मालिकों वाले समाज की आदर्श नैतिकता की रक्षा करने में समर्थ होती थी। उनके सहयोगी अरिस्तु ने त्रासदी को मनोचिकित्सा के एक साधन के रूप में स्वीकार किया। लोंजाइनस ने अपने उदात्त की परिकल्पना में श्रेष्ठ एवं आदर्श उच्च आदर्शों को अपनाने की नसीहत दी। होरेस का सौंदर्यवाद शिक्षा से आनंद को जोड़कर आदर्शानुपालन की नैतिकता में पर्यवसित हो जाती है। प्रायः सभी यूनानी दार्शनिकों ने, कलाविदों ने, सौंदर्य शास्त्रियों ने मोटे रूप से नैतिकता और उपदेशात्मकता को कला का उद्देश्य घोषित किया है। कला की उपदेशात्मकता और नैतिक शिक्षा की उससे मांग की एक लंबी एवं सुदीर्घ परंपरा के विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी ही थी, विस्फोट होना ही था, जो नवजागरण कालीन दौर में संपन्न हुआ। नवजागरण कालीन दौर में सर्जकों एवं कला चिंतकों की एक ऐसी पीढ़ी उभर कर आई जिसने कला को कला इतर प्रतिमानों से नापने की जबरदस्त मुखालफत की, उसका घोर विरोध किया। कला के लिए का सिद्धांत दरअसल उसकी प्रतिक्रिया में उपजा एक भिन्न प्रकार का कलावादी सौंदर्य दृष्टि को विकसित करता है। कला की स्वायत्त दुनिया होती है, वह स्वतंत्र होता है, उसकी अपनी निजता होती है, उसके स्वतंत्र संसार एवं सौंदर्य मूलक सत्ता होती है। वह ऐतिहासिक एवं सामाजिक गतिविधियों से निर्लिप्त होकर अपने आप में एक सौंदर्यानुभूति का उपादान है। यानी कला की सत्ता की स्वतंत्र एवं सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति के ऊपर बल कला के लिए के सिद्धांत की मूल धारणा में अवस्थित है। कला के लिए सिद्धांत को मानने वाले लोगों की यह धारणा है कि कलाकार स्वयं अपनी अंतः प्रेरणा से अपनी रचनात्मक ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्ध होता है। वह किसी अन्य कलाएतर प्रतिमानों, मर्यादाओं, उपदेश या नैतिकता के प्रति नहीं होता। इसलिए कला का मूल्यांकन करते समय सिर्फ कला की सौंदर्यगत सत्ता और उसके स्वायत्त दुनिया का ही विश्लेषण किया जाना चाहिए। कला इतर क्षेत्र में उसका प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल कला के लिए सिद्धांत और यूरोप की स्वच्छंदतावादी कविता प्रायः साथ विकसित होती है, जन्म लेती है। दोनों प्राचीन रूढ़ियों एवं आधुनिक उपयोगितावाद के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। दोनों कलात्मक स्तर पर शास्त्रीयतावाद एवं दोनों काव्यशास्त्र के आदि गुरु यूनान के प्राचीन काव्यशास्त्रियों और खास तौर से अरस्तु के काव्यशास्त्र की सत्ता को ध्वस्त करते हैं और इस प्रकार से एक नई काव्य मूल्यांकन की पद्धति को इजाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शेली ने इन डिफेंस ऑफ पोएट्री में लिखा कि उन्हें उपदेशात्मक कविता से नफरत है। अब समय ने किसी नैतिकता की मांग, किसी
उपदेशात्मकता की मांग, कला इतर आदर्शों से अलग किसी अन्य चीज की खोज को पूरी तरह से नकार दिया है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने स्टडी ऑफ पोएट्री में बताया कि कला की में प्रयोजन मूलकता और प्रतिबद्धता का सवाल निरर्थक है। उसके स्थान पर उन्होंने आनंद मूलकता का समर्थन किया। स्वयं प्रसाद जी ने उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं कहकर कला में किसी भी प्रकार के नैतिक मूल्यों की खोज और उपदेशात्मकता की मांग को निरस्त कर दिया था। दरअसल मैथ्यू अर्नाल्ड ने जब एनार्की ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा था तो उसमें उन्होंने पूंजीवादी संस्कृति का कला के ऊपर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की भी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि छापाखाना, प्रिंटिंग मशीन, अखबार, मीडिया आदि सभी चीज़ों ने व्यापक स्तर पर कला का लौकिकीकरण कर दिया है और इस कारण कला से उसकी वही अलौकिकता छिन गई है जिस अलौकिकता के कारण वस्तुतः कला की पहचान बनती है। इसकी रक्षा के लिए मैथ्यू अर्नाल्ड कला के सौंदर्यपरक मूल्यों की सुरक्षा के प्रति सन्नद्ध हुए और कला के लिए सिद्धांत के हिमायती बने। दरअसल कला के लिए सिद्धांत का सर्वाधिक मजबूत समर्थन कांट की पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट से मिलती है, जिसमें उन्होंने सौंदर्यानुभूति की जमकर पैरवी की और काव्य की प्रयोजन मूलकता का जबरदस्त खंडन किया। उन्होंने बताया कि काव्य का प्रयोजन खुद कला है, खुद काव्य है। प्रयोजनहीनता कोई निरर्थक चीज नहीं है। कला का प्रयोजन खुद कला होती है, कला का वाच्य खुद कला ही होती है। यानी जब कला की स्वायत्त प्रकृति और उसकी दुनिया इतनी सुस्पष्ट तरीके से सुपरिभाषित हो, तब कला से कला इतर चीज़ों की मांग करना, मतलब सामाजिक परिवर्तन की खोज करना, वर्ग संघर्ष को उसमें ढूंढना और इसी तरह से व्यक्तिगत और सामाजिक आंदोलनों की उससे मांग करना, यह सब चीज़ें स्वतः खारिज हो जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कला का वाच्य स्वयं कला होती है, उसका अभिप्रेत स्वयं कला है। दरअसल कला नैतिकता, उपदेशात्मकता एवं शिक्षा आदि की दीर्घकालीन दास्ता के विरुद्ध कला के लिए सिद्धांत एक क्षतिपूर्ति जरूर करती थी। जरा उपयोगितावाद से कला के संबंध पर विचार करें, जिसकी शुरुआत आधुनिक पूंजीवादी औद्योगिक सभ्यता के विकास और जन्म के साथ होती है। कला के लिए आंदोलन पूंजीवाद की उस प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया की भी देन है जिसने कलाकार से उसका संरक्षण छीन लिया था और जिसे पूंजीवाद ने नंगे बाजार में अकेला खड़ा कर दिया था और उस अकेलेपन की गौरव महिमा और गौरव गाथा को एक गरिमा में रूप प्रदान करने की मांग वह कलाकारों और साहित्यकारों से करता था, जो कि उस औद्योगिक समाज व्यवस्था में सिरे से अनुपस्थित थे। बाजार की शर्तों एवं नियमों के अनुकूल कला सृजन औद्योगिक समाज की व्यवहारिक उपयोगिता का केंद्र है, का सार तत्व है। फ्रांसीसी कवि बौदलेयर यद्यपि पूंजीवाद से घृणा करते थे, किंतु जीवन जीने के लिए बाजार में अपनी कला को बेचने के लिए अभिशप्त थे, मजबूर थे। सवाल यह है कि कला जीवन यापन की का माध्यम बने या कला अपनी समग्रता और स्वायत्तता, अपनी सौंदर्य मूलक सत्ता की रक्षा करने में सफल हो सके। यह दोहरी विडंबना फ्रेंच कवि बौदलेयर के सामने थी और वह साफ देख रहे थे कि पूंजीवाद ने लेन देन वाले रुपये पैसे, कौड़ी पाई, नगद भुगतान वाली संस्कृति ने अन्य चीजों की तरह कला और संस्कृति की दुनिया को भी विरूपित किया है। यहाँ अर्थशास्त्र के एक विद्वान का कथन याद आता है कि
बैड कॉइन्स ड्राइव आउट द गुड कॉइन्स आउट ऑफ सर्कुलेशन, यानी खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं। अर्थशास्त्र की दुनिया में यह तर्क जितना ज़्यादा लागू होता है उससे कहीं अधिक लागू वह संस्कृति और कला की दुनिया में होता है। बौडलेयर ने यह बताया कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था में कलाकार के सामने एक चुनौती यह होती है कि वह अपना जीवन यापन किस आधार पर करे। सिर्फ वह कला का पूजक बनकर रह जाए या कला के स्वायत्त और सौंदर्य मूलक सत्ता को बचाने में समर्थ हो। वह देख रहे थे कि अन्य चीजों की तरह पुनीत पावन चीज मानवीय रिश्ते जो प्राचीन संबंध हैं, सामाजिक संबंध, वो सब धीरे धीरे भाव बनकर हवा में उड़ रहे हैं। जो कुछ भी ठोस और उपयोगी था वह भाव बनकर हवा में उड़ रहा है। जो कुछ भी अग्राह्य, निकृष्ट और त्याज्य है उसी का बाजार में बोलबाला हो रहा है। यह एक दोहरी तनावपूर्ण स्थिति बौडलेयर के मन में थी और इसी कारण बौडलेयर कला की स्वायत्तता की रक्षा के लिए कला के सिद्धांत को ग्रहण करने की ओर उन्मुख हुए। इसके साथ ही प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवि मलारमे को पूंजीवाद की भयावहता बहुत आतंकित करती है और इसी भयावहता से कला की रक्षा के लिए वे कविता को बेल बूटेदार सजावट और उसके इंद्रजालिक मायालोक की नक्काशी की सुरक्षा की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने कला के सिद्धांत को अपनाया। कहने का मंतव्य यह है कि पूंजीवादी उपयोगितावाद ने जिस तरह से अन्य चीजों को उसी तरह से कला को भी उपभोग की सामग्री बना दी, उसे भी बिकाऊ माल बन जाने पर विवश कर दिया। फ्रांसीसी प्रतीकवादी मिलार में पूंजीवादी हितों से कला और सौंदर्य के टकराव को देख रहे थे और उसी की सुरक्षा के लिए वे मूलतः कला के लिए सिद्धांत को उन्होंने ग्रहण किया। आप देखेंगे और पाएंगे कि इन सभी सर्जक रचनाकारों और चिंतकों की बुनियादी समस्या एक है, उनकी बुनियादी प्रतिबद्धता एक है और वह है यूनानी काव्यशास्त्र और शास्त्रीयतावाद से कला के ऊपर बढ़ते हुए रूढ़िवाद के दबाव से उसे मुक्त करना, साथ ही आधुनिक पूंजीवाद के उपयोगितावादी दृष्टि यानी उपभोग प्रधान दृष्टि से भी कला की सुरक्षा करना, जो कि अपने बाजार के तर्क से हर चीज को बिकाऊ माल बना देने के लिए अभिशप्त होती है। इस मुक्ति का सबसे मजबूत वैचारिक आधार यानी कला के लिए सिद्धांत का सबसे मजबूत वैचारिक सैद्धांतिक आधार जिस विचारक और सर्जक ने हमारे सामने रखा, जिसके चिंतन से हमें मिला, वह था फ्रांसीसी साहित्यकार गोतिये। उन्होंने अब एक पुस्तक लिखी प्रीमियर पोएजी। इसकी भूमिका में उन्होंने अर्थशास्त्रियों, उपयोगितावादियों, समाजवादियों, कल्पनावादियों, स्वप्न लोकवादियों आदि का विरोध करते हुए एक सिद्धांत रखा, लार पूर लार, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कला के लिए। गोतिये ने अपनी उस किताब की भूमिका में दो प्रमुख स्थापनाएं सामने रखी। एक तो कला सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और अन्य कलाएतर समस्याओं से पृथक एवं भिन्न होती है, वह उससे प्रभावित नहीं होती है, उसकी एक निरपेक्ष सत्ता होती है। कला एक बार सृजित होकर सामने आने के बाद कलाकार से ही, समाज से ही नहीं बल्कि कलाकार से भी कटकर एक अपनी स्वतंत्र सत्ता को हासिल कर लेती है। और दूसरा कि वह इतिहास, समाज और तमाम दबावों से मुक्त रहकर एक आदर्श सौंदर्य लोक की दुनिया का सृजन करती है।
उसकी स्वायत्त सत्ता इस बात में निहित है कि उसकी सौंदर्य मूलक सत्ता भी अस्तित्व में है। कविता की सौंदर्य मूलक सत्ता ऐतिहासिक परिवर्तनों से निरपेक्ष बनी रहती है, क्योंकि कला की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वह कलाएतर संदर्भों को ध्यान में रखकर न तो सृजित की जा सकती है और न तो उसका मूल्यांकन ही संभव है। गोतिये ने जोर देकर कहा कि श्रेष्ठ कला अनुभूतियों की सुगठित, समग्र एवं संरचनात्मक समग्रता या व्यवस्था होती है। जैसे संगीत में लय, तान, नाद, स्वर, ध्वनि आदि की संगति से एक प्रभावोत्पादकता उत्पन्न होती है, एक इंद्रजालिक मायालोक उत्पन्न होता है जिसमें कि हम आत्मविस्मृति की स्थिति में पहुंचते हैं। उसी तरह नृत्य में ताल, लय, मुद्रा, आंगिक और वाचिक मुद्राएं, कविता में शब्द, छंद, मात्रा, यतिगति आदि के संयोग से एक ऐसी संपूर्ण संरचनात्मक अन्विति का निर्माण होता है जिसका प्रभाव दूरगामी हुआ करता है। इन घटकों की आंतरिक संगति एवं संतुलन से एक नए सौंदर्य लोक की सृष्टि होती है। इसलिए कला पर विचार करते समय उसके रूप और उसकी आकृति पर ही विचार करना चाहिए, अनुभूति पर नहीं, बल्कि अनुभूति को व्यवस्था देने वाली उन तमाम अवयवों का ही अध्ययन आलोचना का प्रधान विषय हो सकता है, न कि किसी सामाजिक सत्य, यथार्थ, दर्शन, वाद, विचारधारा आदि चीजों की खोज। हम जानते हैं कि एडगर एलन पो अमेरिका के प्रसिद्ध कवि हैं, कथाकार हैं, समीक्षक हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आलोचना की, द पोएटिक प्रिंसिपल्स। उसमें काव्यात्मक श्रेष्ठता के उपयोगितावादी एवं उपदेशात्मक पाखंड का उन्होंने जबरदस्त खंडन किया और उसे एक प्रमादी सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा कि कला साहित्य को दूषित करने के लिए उपदेशात्मकता, नैतिकता एवं कला से किसी अन्य वस्तु की उपयोगिता की मांग करना कला को भ्रष्ट करना है। और ऐसे उपयोगितावादियों ने, उपदेश देने वाले लोगों ने, नैतिकतावादियों ने जितना क्षरण कला का अकेले किया है, उतना कला का विरोध करने वाले समस्त लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। उन्होंने बताया कि कलात्मक अनुभूति की विशुद्धता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कविता का सौंदर्य लयात्मक सृष्टि है और वह लयात्मक सृष्टि एक ऐसी संरचना को निर्मित करता है जो कि किसी भी अन्य बाहरी तत्वों से अप्रभावित रहता है। गोया की कविता में प्रभावान्विति, उसके सौंदर्य मूलक तत्वों का अस्तित्व स्वयं कविता के भीतर के आंतरिक संरचनात्मक घटकों की संतुलन और सामंजस्य में हुआ करती है। इसलिए एक आलोचक का दायित्व है कि वह उसी की खोज करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम लोगों के मन में यह भ्रांत धारणा बैठा दी गई है कि कविता के लिए कविता लिखने की स्पष्ट और बेबाक अभिव्यक्ति का मतलब इतना भर है कि लिखने वाले के, कवि के मन में या सर्जक के मन में काव्य गौरव या काव्य सृजन की कोई प्रतिभा नहीं है। जबकि सरल और सीधी हकीकत यह है कि कविता अधिक से अधिक कुछ न होने वाली कविता, यानी केवल कविता कविता के लिए लिखी जाने वाली कविता से अधिक और कुछ भी स्पष्ट और कुछ भी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। इससे अधिक विशुद्ध रूपेण, यानी कविता के लिए कविता लिखने की आत्म स्वीकृति स्वयं अपने आप में कविता के रचना की स्वीकृति भी है। इसके साथ साथ दूसरे अन्य विचारकों ने भी, वॉल्टर पेटर ने अपनी पुस्तक रेनेसा में इस बात पर बल दिया कि किसी सिद्धांत या उपदेश की छाया में कवि कलाकार कला के सत्य को, उसकी सौंदर्य मूलक सत्ता को नष्ट कर देता है। इसलिए कला को पढ़ते समय
उसे हृदयस्थ करते समय, उसका आनंद लेते समय हमारा ध्यान सिर्फ कला के आंतरिक बनावट और उसकी संरचना पर ही टिका होना चाहिए। परिणाम स्वरूप उन्होंने बताया कि कलाएतर उपादानों से कला के मूल्यांकन का दुष्परिणाम यह होता है कि उस सृजनात्मकता कुंठित हो जाती है। कलाकार सिर्फ अपनी कला के प्रति समर्पित होते हैं। धर्म, नैतिकता, उपदेश, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे सर्वथा बेमेल चीजों का कला की दुनिया में सर्वाधिक निषेध होता है। एक और कलावादी चिंतक थे विस्लर। ये एक चित्रकार थे। उन्होंने कला के व्यवसायीकरण का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कला संपूर्ण मानव जाति की पैतृक संपदा कभी नहीं हो सकती। समस्त मानव जाति की बपौती सिर्फ एक चीज हो सकती है और वह है अश्लीलता। जाहिर है कला अश्लील नहीं हो सकती। कला के लिए सिद्धांत के सबसे बड़े पक्षधर इटली के सौंदर्य शास्त्री बेनिडेत्तो क्रोचो है। उन्होंने बड़े बारीक तरीके से इसे समझाया कि कला स्वयं प्रकाश ज्ञान है। उसका उपदेश से, व्यवसाय से, उपयोगितावाद से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यह स्वयं प्रकाश ज्ञान मन में बिना किसी बुद्धि के हस्तक्षेप के प्रकट होता है। उसका वास्तविकता अवास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। तर्क संबंधी ज्ञान मनुष्य की निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी जिसे कि आप कंसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं, अवधारणात्मक ज्ञान कहते हैं, उसका व्यापार है। स्वयं प्रकाश ज्ञान रंग, रूप, आकृति, ध्वनि, सुर, ताल, लय आदि के द्वारा कलात्मक ढांचे में ढलकर अभिव्यंजित होता है। कला में यही ढांचा, यही रूपाकृति महत्वपूर्ण है। उपदेशात्मकता या नीति परक वचन का वहां कोई मूल्य नहीं है। अगर स्वयं प्रकाश ज्ञान की सचमुच ही अनुभूति हुई है तो वह अभिव्यंजित हुए बिना नहीं रह सकता, वह अभिव्यक्त होकर रहेगा। कलात्मक अभिव्यंजना का आधार रूप सृष्टि ही होती है, अन्यथा वह कुछ होती ही नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण भी इस रूप सृष्टि की खोज है, न कि कला से किसी अन्य मनोवांछित वस्तु की मांग उचित होगी। कलावादी इमर्सन की धारणा इससे कुछ भिन्न नहीं है। उन्होंने सुझाया कि कला का उद्देश्य सौंदर्य की सिद्धि है। सुंदर वस्तुएं उपयोगी होते ही श्रीहीन हो जाती हैं, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। सुंदरता और उपयोगिता दो अलग अलग ध्रुवांत हैं जो न केवल भिन्न हैं बल्कि परस्पर निषेधी भी हैं। वह दोनों परस्पर अपवर्जी प्रक्रियाएं हैं। कुल मिलाकर कला के लिए सिद्धांत का सार संक्षेप यह है कि कला की सफलता की कसौटी सिर्फ कला के आंतरिक नियम ही होते हैं। सौंदर्यानुभूति और जीवनानुभूति में अंतर होता है। कला की दुनिया स्वतंत्र स्वायत्त होती है, उसका सामाजिक परिवर्तन से कुछ लेना देना नहीं है। कला से नैतिकता, उपदेशात्मकता, उपयोगिता, प्रयोजन मूलकता, उद्देश्य परकता आदि की मांग करना कला के विशिष्ट प्रकृति यानी उसकी सौंदर्य मूलक सत्ता के विरुद्ध खड़ा होना है। कला का उद्देश्य स्वयं कला का सृजन है। उसे किसी अन्य मानदंड से नापा नहीं जा सकता। उसे किसी कलाएतर मानदंड से श्रेष्ठ एवं हीन नहीं बताया जा सकता। कला की दुनिया भौतिक प्रपंचों से अलग एवं उससे मुक्त हुआ करती है। सौंदर्यानुभूति का क्षण दरअसल आत्मविस्मृति का क्षण होता है और जिसे कि कांट ने फैंटम स्टेट ऑफ एस्थेटिक डिलाइट यानी मायालोक, सौंदर्यानुभूति का मायालोक कहा था। कला का सौंदर्य उसकी रूपाकृति में निर्भर है, न कि उस रूपाकृति में अभिव्यक्त जो अंतर्वस्तु है उसका आधार। कला के मूल्यांकन के मानदंड कला के लिए सिद्धांत के अनुसार सिर्फ कला ही हो सकते हैं। कला के लिए सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण स्थापना यह है कि रूप के बिना सौंदर्यानुभूति नहीं हो सकती।
सौंदर्य की कोई सत्ता रूप के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि कला स्वयं रूप की अभिव्यंजना है। इसलिए रूपाकृति, उसकी संरचनात्मक बनावट, उस संरचनात्मक बनावट में सहयोग देने वाले जो घटक हैं, जो छोटे छोटे तत्व हैं, इन सब के संयोग से जो संतुलन और व्यवस्था कायम होती है कला में, वस्तुतः सौंदर्य का स्रोत वही होता है। इसलिए कलाकार का सृजन, कलाकार का दायित्व सृजन के स्तर पर कला के इन संरचनात्मक घटकों के बीच एक संतुलन कायम करना है, और आस्वादक या आलोचक का उद्देश्य आस्वाद या आलोचना के समय में उसी संरचनात्मक घटकों के संतुलन और सामंजस्य को उद्घाटित करना होता है। इसलिए वहां पर नैतिकता और शिक्षा शास्त्रियों के लिए कोई विकल्प भी नहीं होता। उपदेशकों को, शिक्षा शास्त्रियों को शिक्षा में, उपदेशकों को उपदेश की दुनिया में, व्यवहारवादियों को व्यवहार की दुनिया में, और उपयोगितावादियों को व्यवसाय की दुनिया में बसना चाहिए। कला की दुनिया में उनका कोई अस्तित्व, उनका कोई महत्व नहीं है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा, कला के लिए सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा, कमजोरी उसकी अनैतिहासिकता है। वह सौंदर्यानुभूति को देश काल निरपेक्ष, शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील मानता है। स्वयं टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन एवं इंडिविजुअल टैलेंट में यह माना कि होमर के साहित्य का अध्ययन करने के लिए जरूरी नहीं है कि 2500 साल पुराने यूनान के किसी द्वीप में पहुंचा जाए, बल्कि महत्वपूर्ण वह अनुभव है, वह सौंदर्यानुभूति है जो तमाम देश काल के परिवर्तनों के बाद भी आज अक्षुण्ण बनी हुई है। गोया की जो सौंदर्यानुभूति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह निसंग होती है, और देश काल के चीज़ों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध निबंध काव्य में अभिव्यंजनावाद में क्रोशे एवं अन्य कलावादियों के कलावादी चिंतन का, कला के लिए अवधारणा का जबरदस्त खंडन किया है, और इसके साथ ही उन्होंने कला के लिए अवधारणा का कुछ बुनियादी गुण बताए हैं, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि एक प्रस्तुत विधान मार्मिक रूप विधान के प्रयत्न का त्याग और केवल प्रचुर अप्रस्तुत विधान में ही प्रतिभा या कल्पना का प्रयोग, दूसरा जीवन के किसी मार्मिक पक्ष को लेकर भाव या मार्मिक अनुभूतियों में लीन करने का प्रयास छोड़ केवल उक्ति में वैलक्षण्य लाने का प्रयास, तीसरा अनंत असीम ऐसे कुछ शब्दों द्वारा उन पर यानी कला पर आध्यात्मिक रंग चढ़ाने की प्रवृत्ति, चौथा काव्य के स्वरूप के संबंध में शिल्प अर्थात बेल बूटे और नक्काशी वाली हल्की धारणा आदि। अगर एक पल के लिए यह स्वीकार कर लें कि कोई कलाकृति स्वतः संपूर्ण, स्वायत्त एवं अपने में स्वनिर्मित इकाई है, प्रत्येक कलाकृति अपने स्वपरिभाषित प्रकृति सेल्फ रेफरेंशियल नेचर के कारण एक स्वतंत्र संसार रचती है, जिसकी गुणवत्ता उसके संगठित तत्वों के पारस्परिक संयोजन एवं संतुलन में निर्भर करता है, और उसी संतुलन और सामंजस्य में उसे खोजा भी जाना चाहिए। तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कला सर्जक एक विशिष्ट कौशल से परिचालित होता है, जिसे अनेकानेक सामाजिक व्यवहारों के बीच एक व्यवहार के रूप में ही देखा और परखा जाना चाहिए। दरअसल इससे मुक्ति की मांग करना ही काव्य में रूपवाद को जन्म देता है। इसे अर्नोल्ड हाउजर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक उदाहरण से समझाया है। उन्होंने बताया कि एक मकान में लगी हुई खिड़कियों और दरवाजे पर हुए नक्काशी पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। देखने वाले को बहुत संभव है
कि दरवाजे और खिड़कियों की नक्काशी और बेल बूटाकारी प्रभावित करे और वह उसके प्रशंसक बने, लेकिन तब भी इससे इस हकीकत में कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी मकान में लगी हुई खिड़कियां और दरवाजे बाहर की दुनिया को देखने के लिए ही होते हैं। लिहाजा कला की अपनी स्वतंत्र स्वायत्त दुनिया होते हुए भी वह अपने को जन्म देने वाली उस बृहत्तर सामाजिक सांस्कृतिक अनुषंगों से जुड़ी हुई ही होती है, जिसका वह एक एक हिस्सा हुआ करती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में ही संकेत किया था, कि कला की अवधारणा के जन्म के कुछ निश्चित ऐतिहासिक कारण थे, और जैसा कि बहुत विस्तार में मैंने बताया कि एक तो वह कारण था कला से उपदेशात्मकता और नैतिकता की मांग करना, और दूसरा आधुनिक पूंजीवादी सभ्यता में कला के एक बिकाऊ माल बन जाने की प्रवृत्ति से उसकी रक्षा करना। निस्संदेह एक ऐसे दौर में जबकि कला की स्वायत्तता, उसकी आनंदमूलक प्रवृत्ति, उसकी स्वतंत्र संरचना के ऊपर दोहरे खतरे मंडरा रहे थे, यूरोपीय काव्यशास्त्र का शास्त्रीयतावाद, रीतिवाद, रूढ़िवाद हावी होकर कविता में भावों के अनुकूलन के लिए कोई अवकाश नहीं छोड़ा था, और दूसरी ओर आधुनिक सभ्यता ने जबकि कला को एक बिकाऊ माल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, कलावादियों ने, कला के लिए के सिद्धांत के समर्थक लोगों ने कला की सौंदर्य मूलक सत्ता, उसके सेल्फ रेफरेंशियल नेचर, उसकी स्वतंत्र दुनिया का समर्थन करके एक बार कला पर आए हुए संकट से उसे बचाया और एक सीमित प्रगतिशील भूमिका अदा की, लेकिन परवर्ती दौर में चलकर उस भूमिका की सीमाएं स्वतः स्पष्ट होती गई।